हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम नाउ मेकिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक पर्सपेक्टिव ऑन द इंडियन सोसाइटीज, इंडियन स्टडीज। ठीक है, मतलब कि इंडियन स्टडीज को किस किस पर्सपेक्टिव से देखा गया है, उसको आज हम थोड़ा पहले हम देखेंगे कि किस किस तरह से सोशोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, किन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन उसके बाद हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे जो कि है इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन सोशियोलॉजी देयर आर टू मेन पर्सपेक्टिव्स और व्यूज। जो सोशियोलॉजी है वो उसमें मेन दो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, एक है बुक व्यू एंड दूसरा है फील्ड व्यू। बुक व्यू क्या होता है? बुक व्यू मीन्स टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स स्टडी। मीन्स कि जब हम टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बुक व्यू। और ये आइडियल रियलिटी होती है, मतलब कि ये आदर्श वास्तविकता होती है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं होती, ये आइडियल रियलिटी होती है। ये पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व करता है स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग टेक्स्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स दैट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द आइडियलाइज्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, researchers adopting the book view may explore the values, norms and prescribed behaviors found in these texts to understand the ideal reality of the society। ठीक, मतलब कि बुक व्यू एक तरह से कोई मतलब कि जो टेक्स्ट है, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उनको हमने स्टडी किया एंड उसको हमने एनालाइज किया एंड उससे हमने कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला। इसको हम बोलते हैं क्या? बुक व्यू। बुक व्यू को एक कल्चरल तरह से देखा जाता है एंड दूसरा हिस्टोरिकल देखा जाता है। कल्चरल हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे रिलीजियस और एंशियंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, जिसमें मेनली फोकस करते हैं कौन कौन? आर के मुखर्जी, लुइस दोमोन एंड जीएस घुर्रे। एंड जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हमारी हिस्ट्री को स्टडी करता है एज कंसर्न, मतलब कि बुक व्यू कंसीडर करके हिस्ट्री को स्टडी करना। ठीक, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो कौन है? रोमिला थापर है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बुक व्यू। ये हिंदी में ट्रांसलेशन है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बुक व्यू क्या होता है? ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन, आदर्श वास्तविकता जिसको हम बोलते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन और विश्लेषण शामिल है जो भारतीय समाज के आदर्श पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मीन्स कि जो शास्त्रों का अध्ययन करना एंड उसको फिर एनालाइज करना, ठीक, इन सबको क्या बोला जाता है? इन सब, ये सब जो है ये बुक व्यू के अंदर आता है। नेक्स्ट है फील्ड व्यू। फील्ड व्यू क्या होता है? फील्ड व्यू में हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, ग्राउंड में जाके एक एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं जो कि एक्चुअल रियलिटी होती है। कैसी रियलिटी होती है? एक्चुअल रियलिटी होती है। फील्ड व्यू मीन्स कलेक्टिंग डेटा ऑन ग्राउंड। मीन्स अगर कोई क्रिकेटर है वो अगर क्रिकेट खेलेगा तो वो फील्ड में जाके खेलेगा। ठीक है, मतलब खुद को जाना पड़ेगा, हमें खुद वहां जाकर पूरी स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी। और ये कैसे करते हैं? हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं खुद हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, सर्वेस करते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करके देन उसकी हम स्टडी करते हैं एंड इसको बोला जाता है क्या? फील्ड व्यू। जो रिसर्चर हैं वो जो ये फील्ड व्यू है उसको इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनका एम होता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप भी सच वही मानोगे जो अपने आंखों से देखोगे। ठीक है, तो फील्ड व्यू मीन्स जो एक्चुअल रियलिटी है, जो हम खुद जाके वहां पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंपेरिकल रिसर्च मतलब जो हम वहां पे खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे, सर्वेस कर रहे, जिसमें हम खुद वो सब कंडक्ट कर रहे हैं, वो अपना आता है किसमें? फील्ड व्यू में आता है। ठीक है, जो एक्चुअल रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की उसको एग्जामिन करना, रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स को देख के, सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करके एंड उनके बीच जो इंटरेक्शंस है उसको स्टडी करके। एंड दिस इज मतलब कि बोल सकते हैं एकदम अपोजिट है। ठीक है, किसके? जो हमारा बुक व्यू है वो टेक्सचुअल नॉलेज है एंड दिस इज एक्चुअल नॉलेज। ठीक, फील्ड व्यू क्या है? फील्ड व्यू के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, जो फील्ड व्यू को मतलब कि एक तरह से सपोर्ट करते हैं, उसमें आते हैं एम एन श्रीनिवास एंड एस सी दुबे। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट कौन कौन से हैं? ए आर देसाई हैं ओनली। एंड जो मॉडर्निस्ट हैं वो कौन है? दीपांकर गुप्ता, गुन्नार मृडाल एंड योगेंद्र सिंह। ठीक, तो अपन ने अभी यहाँ पे क्या देखा? फील्ड व्यू एंड बुक व्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज अगेन इन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स,
वो इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा पहला पर्सपेक्टिव है जो कि है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? इंडोलॉजी रेफर्स टू सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मीन्स कि एक सिस्टमेटिक स्टडी और साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमेटिक मीन्स एकदम जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एंड जो साइंटिफिकली है मतलब कि जो साइंटिफिक स्टडी है वो कर रहे हैं किसको? इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को समझने के लिए। ठीक, जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो एम करता है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स that are closely associated with the Indian civilization. The approach originates on the basis of the assumption that historically Indian society and culture are unique, and this uniqueness cannot be captured within the framework of European sociology. Means जो इंडियन सोशियोलॉजी है वो हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उसको यूरोपियन सोशियोलॉजी के फ्रेमवर्क में कैप्चर नहीं किया जा सकता। यूरोपियन सोशियोलॉजी मीन्स जो वेस्टर्न सोशियोलॉजी है, ठीक है, वो हमें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी सी दैट इंडोलॉजी एमर्जेस अलोंगसाइड ओरिएंटलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज ओरिएंटलिज्म, है ना, कि ओरिएंटलिज्म क्या होता है। सो जो ओरिएंटलिज्म को जो कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ड सेड ने दिया था। कब दिया था? 1978 में। ये आपको याद रखना है, ये पीवाईक्यू भी आप बोल सकते हो, पूछा गया है, यूजीसी नेट एग्जाम हो गया या फिर और भी जितने सेट वगैरह के जो स्टेट्स में होते रहते हैं उनमें पूछ लेता है कि ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। सो एडवर्ड सेड ने दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ओरिएंटलिज्म मीन्स होता क्या है? सो ओरिएंटलिज्म जो है वो एक अनसिंपैथेटिक एंड नेगेटिव अकाउंट है जो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जो यूरोपियन सोशियोलॉजी या फिर आप कह सकते हो कि जो यूरोपियन पीपल थे जब उन्होंने कोलोनाइज किया इंडिया में या फिर और भी जो अदर कंट्रीज थी वहाँ जब उन्होंने अपना कोलोनाइजेशन किया, सो उनका वो कांटेक्ट में आए, किसके कांटेक्ट में? लेस डेवलप्ड कंट्रीज के। ठीक, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है ये कांटेक्ट में आया किसके? जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी। ठीक है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी मेनली ईस्टर्न कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज, उनके कांटेक्ट में आया। एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो खुद का उनका कल्चर एंड सिविलाइजेशन था उसको उन्होंने सुपीरियर माना, एंड जो अदर जो ईस्टर्न और जो एशियन जो सोसाइटीज थी वहाँ की जो कल्चर्स था उनको उन्होंने इंफीरियर माना। ठीक है, सो ये है ओरिएंटलिज्म। तो जो ओरिएंटलिज्म है ये बहुत ही अनसिंपैथेटिक एंड नेगेटिव अकाउंट है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का। ये एमर्ज कब हुआ? टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड अदर कॉलोनियल पावर्स ऑफ द वेस्ट। और अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड जो इंडोलॉजी है ये ऑफर करता है का सिंपैथेटिक व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी एंड टेक्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मीन्स कि वेस्टर्न ने हमको ऐसा देखा कि उन्होंने खुद को सुपीरियर बताया, एंड हमको मतलब कि हमको ही कह सकते हैं ना, क्योंकि हम भी तो एज अ मतलब कि उन्होंने हमको ही एक तरह से ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज हैं उनको उन्होंने एज अ इंफीरियर देखा। ठीक, बट जो इंडोलॉजी है वो एक सिंपैथेटिक व्यू ऑफर करता है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। और ये जो इंडोलॉजी है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव है किसके लिए? इंडियन विजडम के लिए। जो इंडोलॉजिकल स्टडीज हैं वो बहुत ही वाइड रेंज कवर करती हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स, कल्चरल वैल्यूज, किनशिप सिस्टम, आइडियोलॉजी, ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ, सिंबोलिज्म ऑफ द लाइफ बेस्ड ऑन टेक्सचुअल मटेरियल्स। मीन्स कि सब कुछ टेक्सचुअल मटेरियल पर बेस्ड होता है। ठीक है, दैट आर आइदर ड्रॉन फ्रॉम एपिक्स, लीजेंड्स, मिथ्स और फ्रॉम द फोक ट्रेडिशंस। मीन्स एपिक जैसे कि अपनी द महाभारत हो गया, ठीक है, उससे कुछ ड्रॉ कर लेना। ठीक, या फिर जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत, पुराणास, वेदास, इतने सारे जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं इनसे ड्रॉ करना, या फिर और भी जो कल्चर के जो फॉर्म होते हैं, जो फोक ट्रेडिशंस होते हैं, उनको इन सबको एनालाइज करके देन कुछ कंक्लूजन निकालना, वो इंडोलॉजिकल स्टडीज के अंदर आता है। ठीक है, फॉर इंडोलॉजिस्ट there has to be emphasis on the role of traditions or groups rather than individuals as the basis of। means कि जो इंडोलॉजिस्ट है ना इनके लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट है,
ये ग्रुप की स्टडीज करते हैं, जो ग्रुप का जो ट्रेडिशन है उसको स्टडी करते हैं, ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। So India has a distinct and diverse cultural social history. This uniqueness could be attributed to factors such as its ancient civilizations, multiple empires, and the coexistence of various religious and philosophical traditions. Indological, sorry, Indologists एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इंडिया की, कौन कौन सी कॉन्टेक्स्ट में, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, किसके लिए, इंडोलॉजिस्ट के लिए। और इसके अकॉर्डिंग studying the social reality of India requires the understanding text, मतलब कि टेक्स्ट को जब हम समझेंगे तो ही हम सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया को समझ पाएंगे, ये कहना है इंडोलॉजिस्ट का। दिस इन्वॉल्व्स delving into ancient scriptures, literary works, historical documents, and other textual sources to gain insights into the social structures, norms and values that shapes Indian society across different time periods. ये ब्रांच है सोशल साइंस की, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज, जो डील करता है स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक स्क्रिप्चर्स टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। लिंग्विस्टिक स्क्रिप्चर्स मीन्स लैंग्वेज, ओके। और हाँ, मतलब कि जो इंडोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं एंशिएंट लैंग्वेज एंड मॉडर्न लैंग्वेज दोनों को। एंशिएंट लैंग्वेज हो या फिर क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृति, ये सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। एंड जो कॉन्टेम्परेरी लैंग्वेजेस, मतलब कि जो लैंग्वेजेस अभी यूज में हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली एंड तमिल, वो इन सभी की स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटीज यूनिकनेस इज कॉम्प्रीहेंड थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल टेक्स्ट। जो इंडिया का जो यूनिकनेस है, मतलब कि जो इंडिया की सोसाइटी का जो यूनिकनेस है वो किससे कॉम्प्रीहेंड होता है, कल्चरल टेक्स्ट से, जो कि सब करता है एज अ विंडो टू इट्स रिच एंड डाइवर्स हिस्टोरिकल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल डायमेंशन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एपिक्स, manuscripts and text is crucial for understanding the evolution and intricacies of Indian social institutions, offering insights into foundation and dynamics that have shaped the societal fabric over time. Means कि ये जो वेदास हैं, वेदास हो गए, पुराणास हो गए एंड मनुस्मृति हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, ये फाउंडेशन है किसका, जो हमारी कल्चरल या फिर कह सकते हो आप कि जो सोसाइटल फैब्रिक था, जो इतने टाइम से जो चला आ रहा था, इन सभी को जो फाउंडेशन था, जो डायनेमिक्स था, वो कौन, मतलब कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे हम उसको स्टडी करके पता कर सकते हैं, ठीक। जो महाभारत है एपिक पोएम है, ठीक है, जो द महाभारत इज एपिक पोएम, ये डाइवर्स थीम्स को एनकैप्सुलेट करती है, ठीक। These texts form a rich tapestry reflecting the intellectual, religious and ethical foundation. मीन सिंपल से यही है कि जो इंडोलॉजिस्ट हैं वो कल्चरल एंड रिलीजियस या फिर एथिकल फाउंडेशन किसका, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, इन सब की जो स्टडीज करते हैं उसको हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये लिखे ना, इंडोलॉजिकल एनालाइज इन्वॉल्व्स इंडोलॉजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट यूटिलाइजिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडोलॉजिकल एनालिसिस है वो कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को वो यहाँ पे यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, ओके। अब हम देखते हैं क्लासिकल इंडोलॉजी एंड मॉडर्न इंडोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जो क्लासिकल इंडोलॉजी है ये मेनली 1920s के पहले की जो इंडोलॉजी है उसको रेफर करते हैं, एंड जो मॉडर्न इंडोलॉजी है उसको सोशल इंडोलॉजी भी कहा जाता है। एंड ऑब्वियस है कि अगर 1920 के पहले की क्लासिकल इंडोलॉजी थी, देन आफ्टर दिस टाइम पीरियड इट इज मॉडर्न इंडोलॉजी, ठीक है। यहाँ ये जो मेनली डोमिनेटेड था किससे, ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल से। अब आप सबको पता ही होगा कि वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, then in before 1920s
इट इज ऑब्वियस दैट जो क्लासिकल इंडोलॉजी है वो डोमिनेट ही होगी किसके द्वारा, ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, ठीक है। और जो मॉडर्न इंडोलॉजी है देन दिस इज नॉट डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स। ओके, सोर्स क्या थे, एंशियंट टेक्स्ट हो गए अपने, आर्कियोलॉजिकल एंड अदर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये सब यहाँ के सोर्स थे। और जो मॉडर्न इंडोलॉजी है इनका सिंपल से ये है कि ये इनका कहना ये है कि ऑर्थोडॉक्स नैरेटिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मीन्स कि ऑर्थोडॉक्स नैरेटिव क्रिएट करना इंडियन सोसाइटी का। उन वो ये चाहते हैं कि हम फिर से, वो कहते हैं ना, रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस आप सबने सुना होगा आई होप। सो वही चीज़ है कि जो मॉडर्न इंडोलॉजी है वो एक बार फिर से नरेटिव को रीराइट करना चाहते हैं या फिर उसको री इंटरप्रेट करना चाहते हैं। क्रिटिकल व्यू ये देखते हैं इंडियन सोसाइटी के उसमें, एंड ये रिलीजियन इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिलीजियन है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, बट ये हिंडर नहीं करता इंडिया की डायनामिज्म को। एंड यहाँ पे क्या था कि यहाँ भी रिलीजियन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन था बट दूसरे इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। ये आइसोलेटेड है, स्टैटिक है, रूरल है, रूडिमेंट्री है, एंड ऑर्थोडॉक्स व्यू है किसके लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए, ठीक। एंड इसका पूरा अपोजिट है ये मॉडर्न इंडोलॉजी। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट जीएस घुर्रे इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडोलॉजी। जीएस घुर्रे फादर है मॉडर्न इंडोलॉजी के। एंड यहाँ पे क्लासिकल इंडोलॉजी में क्या, सोशल रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय ट्रेडिशनलिज्म। अब हम देखते हैं कुछ थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी हुई हैं इंडोलॉजी के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट हम देखते हैं योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, व्हेन फील्ड स्टडीज इन मैनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट in Indian society becomes difficult. Textual analysis provided by Indology provided a fruitful basis and maintained continuity in the analysis of Indian scriptures and traditions. उनका सिंपल सा कहना ये है कि अब हम हर फील्ड में तो नहीं हम फील्ड स्टडी मतलब कि कंडक्ट कर सकते ना, जैसे कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फील्ड स्टडीज को, फील्ड स्टडी या फिर फील्ड व्यू को कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। एंड देन वहाँ पे हमें टेक्सचुअल एनालिसिस करना पड़ता है जो कि इंडोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इस तरह से उनका कहना ये है कि जो इंडोलॉजी है वो हमें एक फ्रूटफुल बेसिस देता है एंड कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, किसके लिए, इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशंस को एनालाइज करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्यन सक्सेना क्या कहते हैं। इनका कहना यह है कि जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है वो बेटर है, मतलब कि वो किसी भी अप्रोच से बेटर है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए फिर उसको समझने के लिए, ठीक है। इट स्पेशली हेल्प्स टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्म, मीन्स इंडोलॉजी का जो स्पेशली है मतलब कि उसको वो स्पेशली हमें किस में हेल्प करता है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष को समझने के लिए, जिनको फोर एम्स ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। अभी ये जो धर्म है एंड जो मोक्ष है, ठीक है, ये दोनों अपने स्पिरिचुअल हैं। क्या है ये, स्पिरिचुअल हैं। एंड जो काम एंड जो अर्थ है ये दोनों अपने मेटेरियलिस्टिक हैं। ये आप याद रखेंगे कि अर्थ एंड काम इज मेटेरियलिस्टिक एंड मोक्ष एंड धर्म इज स्पिरिचुअलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे थिंकर्स। मैकिम मैरियट एंड मिल्टन सिंगर का क्या कहना है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये कहते हैं कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो हमें हेल्प करता है आइडियोलॉजी समझने के लिए। किसकी आइडियोलॉजी, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की आइडियोलॉजी समझने के लिए। ये हमें हेल्प करता है ये डेवलप करने के लिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट किसका, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। सो लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसने दिया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। आपने, आई होप आप सबने पढ़ा होगा, अगर आप एमपीपीएससी एपी या फिर आरपीएससी एपी की प्रिपरेशन कर रहे हो देन आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था। बट इसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन होता क्या है। देखो, जो लिटिल ट्रेडिशन होते हैं ना ये अनट्रांसमिटेड होते हैं, सॉरी ये अनरिटन होते हैं, आई अपोलोजाइज, ये अनरिटन होते हैं एंड ट्रांसमिटेड ओरली होते हैं। मतलब कि ये अनरिटन होते हैं फर्स्ट थिंग,
एंड इसको हम ओरली ट्रांसमिट करते हैं। बट जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है ये रिटन होते हैं। एंड कहाँ पे रिटन होते हैं? रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह हो गया, ये वहाँ पे रिटन होते हैं। ठीक, लिटरेचर हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, वहाँ पे ये हमें लिखे हुए मिल जाते हैं। बट जो लिटल ट्रेडिशन है वो अनरिटन होते हैं एंड ट्रांसमिट किए जाते हैं ओरली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये थिंकर क्या कहते हैं। इनका कहना है कि द यूटिलिटी ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज दैट it is representative of people's behavior and captures the understanding of beliefs, values and customs that guides people's behavior in a significant way. ओके, सो हमने ये थिंकर्स देखे कि इनका क्या मतलब कि थिंकर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर इंडोलॉजी को लेके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो रिलेटेड हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट है जीएस घुर्रे, जो कि फादर हैं, ही इज फादर ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर मॉडर्न इंडोलॉजी, कुछ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है लुइस दोमोन, इरावती कर्वे एंड आर के मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? इससे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि 4 थिंकर्स दे दिया जाएगा, मतलब कि जैसे कि दे दिया एम एन श्रीनिवास, है ना, जीएस घुर्रे एंड कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एंड देन द क्वेश्चन विल बी which of the following thinkers represent इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देन अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, यू विल नो दैट आंसर इज जीएस घुर्रे। एंड दूसरा ये भी पूछ सकता है कि आर के मुखर्जी के ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि आर के मुखर्जी बिलोंग्स टू विच पर्सपेक्टिव, देन ऑप्शन विल बी कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड इंडोलॉजिकल। ओके, तो इस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सोशियोलॉजी को हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक होता है बुक व्यू, एक होता है फील्ड व्यू। बुक व्यू मीन्स कि स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट की स्टडी करना, एंड फील्ड व्यू मीन्स कि फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करना एंड उसको ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, सर्वेस करना एंड देन उसकी स्टडी करके कंक्लूजन करना, उसको हम बोलते हैं फील्ड व्यू। उसके बाद हमने देखा कि इंडोलॉजी क्या होता है, उसके बाद हमने क्लासिकल इंडोलॉजी एंड मॉडर्न इंडोलॉजी के बीच में डिफरेंस देखे। देन थिंकर्स के द्वारा हमने दी गई डेफिनेशंस को देखा, एंड नाउ यहाँ पे है थिंकर्स रिलेटेड टू इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो ये जो कंटेंट है ये एकदम ऑथेंटिक है। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए, कॉलेज के एग्जाम के लिए, एंड ये जो सिलेबस है यूजीसी नेट में भी है, आरपीएससी एमपीपीएससी दोनों का जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी है, यूपीएससी में भी है। तो ये जो कंटेंट है ये सभी के लिए है। जैसे कि डेफिनेशंस हो गई, आप लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको उसमें कोट कर सकते हैं। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में जो उन्हें कंटेंट चाहिए, जो उन्हें उसमें मटेरियल लिखना है अंदर, वो सब कुछ इसमें बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से ये पूरे स्लाइड्स को बनाया गया है। सो यू कैन रिलाई ऑन देम विदाउट एनी डाउट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक को लेके, तो प्लीज़ आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे डाउट्स आ रहे हैं, क्या टॉपिक आपको समझना है, किस पे आप वीडियो चाहते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जीएस घुर्रे पर होगा। जीएस घुर्रे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि उस वीडियो के बाहर एक भी उनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सो जीएस घुर्रे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनकी जितने भी बुक्स हैं, बुक्स की पूरी क्रोनोलॉजी के साथ वो वीडियो आ जाएगा। एंड उसके बाद जो इरावती कर्वे, आर के मुखर्जी, लाइन बाय लाइन सबके लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सिलेबस कंप्लीशन। सो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए एंड पूरा इसको रिवाइज करिए कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन सकता है। अभी जैसे यहाँ से लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ये तो मतलब कि पीवाईक्यू हुई है, यूजीसी नेट में पूछा गया है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। सो यू मेक श्योर कि आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा इस पूरे लेक्चर का, मतलब कि जो भी मैंने समझाया अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। आई होप you understand, and thank you so much for watching the lecture. Please do like, share and subscribe.